Hello students, welcome back to our channel. This is BSI Academy classes. आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 1 बिजनेस इन्वायरमेंट। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी हमारे चैनल पे यूजीसी नेट सेट की कोर्सेज चल रही है, तो आप चाहो तो व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके भी आप कॉल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यूजीसी नेट कॉमर्स का जो लेक्चर नंबर 1 है वो है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना है वो हम बताते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फेमा एंड फेरा, socio-cultural factors and their influence on business, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। ठीक है, ये सब कुछ हम इन डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो भी हमारे सराउंडिंग्स में, बिजनेस में जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं वो होता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। Business environment means the sum total of internal and external factors that influence the operations, performance, decisions, and survival of a business organization. It means that जो भी हमारे internal factors हैं, जो हमारे business के control में हैं, and external factors वो factors होते हैं जो हमारे control में नहीं होते. So the internal factors and external factors that influence the operation of business and performance of a business, that is known as business environment. It means that जो भी हमारे इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस में, हमारे बिजनेस डिसीजन में, वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बहुत सारे डिफिनेशन है जो हमारे यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। कैथ डेविस ने एक डिफिनेशन दिया है, business environment is the aggregate of all conditions, events and influences that surround and affect a business. बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो भी हमारे बिजनेस में जो कंडीशंस होते हैं, जो इवेंट्स हो रहा है, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज नॉन एज बिजनेस इन्वायरमेंट। दैट इज दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय कैथ डेविस। ठीक है, ये डिफिनेशन किसने दिया है? कैथ डेविस ने। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन हम देखेंगे विलियम एफ ग्लुक। विलियम एफ ग्लुक ने एक डिफिनेशन दिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर आउटसाइड द फर्म व्हिच लीड्स टू अपॉर्चुनिटी फॉर और थ्रेट्स टू द फर्म। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो फर्म के आउटसाइड है, जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा या फिर थ्रेट क्रिएट करेगा हमारे फर्म के लिए। दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय विलियम एफ ग्लुक। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी आउटसाइड दी फर्म है ना, जो हमारे अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज करेगी, जो हमारे लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेगी, और जो चैलेंजेस होंगे बिजनेस में, वो होता है हमारा थ्रेट। ठीक है, तो ये कौन सा डिफिनेशन है जो किसने दिया है? विलियम एफ ग्लुक ने। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारा आर्थर एम वीमर ने जो दिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशन। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है क्लाइमेट या सेट ऑफ कंडीशन जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स विच बिजनेस ऑपरेटेड आर कंडक्टेड। मतलब जो बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है, जो कंडक्ट करने में हेल्प करती है, वो सारे जो कंडीशंस होते हैं वो होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय आर्थर एम वीमर। इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जो फिलिप कॉटलर ने दिया है, द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे फैक्टर्स और फोर्सेस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड से जो अफेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे मेंटेनेंस के लिए, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो कस्टमर को टारगेट करते हैं, वो होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन
जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड है, जो हमारे मैनेजमेंट को अफेक्ट कर रहा है, जो हमारे सक्सेसफुल डायरेक्शन को अफेक्ट कर रहा है, जिनका टारगेट है कस्टमर्स, वो होता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, फिलिप दिस डिफिनेशन वाज गिवन बाय फिलिप कॉटलर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिफिनेशन बाय एंड्रयूज। एंड्रयूज डिफिनेशन इज गिवन बाय the environment of a company consists of all the conditions and influences that affects life and development. Environment वो होता है जो हमारे conditions, जो भी conditions है हमारे business के, जो हमारे life और हमारे development को affect कर रहा है, वो होता है हमारा business environment। ये कौन बोला है? एंड्रयू ने। ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स हैं? सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो एक्सटर्नल हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं। Business environment is the sum total of all external forces like economic, political, social, technological, legal and ecological forces that influence business। ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स मतलब जो सोसाइटीज को अफेक्ट कर रही है, जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और लीगल फैक्टर्स का मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो। ठीक है, इन डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक इन नेचर। बिजनेस हमेशा डायनेमिक इन नेचर होता है। कांस्टेंट आप रखोगे बिजनेस को तो वो बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले 3G फोन था हमारा, पहले स्टार्टिंग में कीपैड फोन था, फिर एंड्रॉइड आया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती गई। ठीक है, अगर बिजनेस कांस्टेंट चलेगा तो कभी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए बिजनेस हमेशा डायनेमिक इन नेचर होता है, कुछ ना कुछ की चेंज करना होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड ग्लोबल कंडीशंस। मतलब बिजनेस जो है ना, हमेशा बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज होते रहता है, कुछ ना कुछ सिचुएशन चेंज होते रहता है। किस किस रीजन से चेंज होता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आया, कंज्यूमर के प्रेफरेंस चेंज हुए, या फिर जो कंडीशन है ग्लोबली वो चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल पेमेंट्स आफ्टर यूपीआई ग्रोथ। पहले हम कैश ट्रांजेक्शन करते थे ना, बट अब सारे लोग जो है पेमेंट पेटीएम करते हैं, गूगल पे, बहुत सारे जो यूपीआई के ऐप है उससे हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? बिजनेस क्या है हमारा? डायनेमिक के नेचर है। जो जो हमारा चेंजेस होते रहता है बिजनेस में, उसे हमें अडॉप्ट करना होगा, तभी हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी। बिजनेस इज अनसर्टेन, वी आर डॉट फाइंड द फ्यूचर। मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर। हमें नहीं पता था 2019 में कोविड आएगी, और कोविड के कारण बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारा अप एंड डाउन आया। ठीक है, तो बिजनेस जो है हमारा अनसर्टेन होता है। ठीक है, चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते नई चीज। नेचुरल डिजास्टर हमें नहीं पता कब आएगा, कब अर्थक्वेक आएगा, वी डोंट नो अबाउट दिस। पॉलिसी क्या चेंजेस होगी, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी कब आएगी, 2000 का नोट चला जाएगा, 500 का नोट चला जाएगा, ये सब हमें नहीं पता होता। कौन से मार्केट में ट्रेंड्स आएंगे, अभी चैट जीपीटी चल रहा है, बाद में कुछ और भी आ सकता है। तो हमारा जो बिजनेस है वो अनसर्टेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। बिजनेस हमेशा इंटर रिलेटेड होता है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, मीन्स इंटरडिपेंडेंट होता है। ठीक है, different elements of a business are closely connected. Changes in one factors affect others. जैसे कि कोई एक पॉलिसी चेंज हुई तो दूसरे पॉलिसी पे वो अफेक्ट करती है। ठीक है, complex in nature, business environment always in complex nature because it includes many forces। बहुत सारे forces होते हैं इसमें, इसलिए business हमारा complex nature में होता है। Event and condition which are difficult to understand and separately। मतलब मार्केट में बहुत सारी ट्रेंड्स आती है, उसे प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए बिजनेस हमारा इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फर्म टू फर्म। मतलब जो हमारा बिजनेस है वो डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, फर्म टू फर्म। इन्वायरमेंट यहाँ का, नॉर्थ के पीपल को ऑयली फूड पसंद है, साउथ के पीपल को वहाँ के लोग ऑयल कम खाते हैं, इडली डोसा ज्यादा पसंद करते हैं। तो सबके लिए सेम नहीं होता है फेवरेबल सिचुएशन, जो होता है सबके लिए अलग अलग होता है, कंडीशन जो है सबका अलग अलग होता है। जो मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन है वो आपके लिए नहीं हो सकता। So what is favorable in one country may not be favorable in another. That is a relative concept of business environment, right? Next point is opportunities and threat. Opportunities and threat जो है वो हम business environment में देखते हैं। Business environment creates opportunities and threats. Opportunities का मतलब होता है जो भी ग्रोथ हो रहा है हमारा, जो भी एक्सपेंशन हो रहा है, जो हमारा बिजनेस में इनोवेशंस हो रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस। एंड थ्रेट्स वो होते हैं जो हमारे नेगेटिव टर्म से थ्रेट, कंपटीशन जो हो रहा है हमारा, रेगुलेशन, जो इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। जब हमारा महंगाई बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या क्यों हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यूजीसी नेट के सिलेबस में डाला हुआ है। तो हमें ये बहुत चीजों में हेल्प करती है। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या है बिजनेस में, वो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट बताती है। प्रॉपर स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट helps firms to identify new opportunities for growth, expansion and diversification. हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है हमारे बिजनेस में, वो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट बताती है। क्या ग्रोथ होगा, क्या एक्सपेंशन होगा, बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, डाइवर्सिफाई कैसे करेगा, ये सब कुछ हमें बिजनेस एनवायरनमेंट बताती है, ठीक है। एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स ड्यू टू डिजिटलाइजेशन। मतलब जब से डिजिटलाइज हुआ है हमारा, हम ई पेमेंट, पेटीएम यूज करने लगे हैं, यूपीआई यूज करने लगे हैं, तो हमारा ई कॉमर्स जो है वो ग्रो होने लगा है। हम अब ऑफलाइन शॉपिंग कम करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या कितने कंपटीशन है मार्केट में, गवर्नमेंट की कौन कौन सी रेगुलेशंस आई हैं, क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, वो सब हमें कौन एनालाइज करवाता है? बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट एनालाइज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स लाइक कॉम्पिटिशंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इन्फ्लेशंस और टेक्नोलॉजी चेंजेस इन एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कौन कौन सी पॉलिसी आएगी, कौन सा प्लान करना है हमें, ये हमें बिजनेस एनवायरनमेंट बताता है। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट हेल्प्स मैनेजमेंट इन मेकिंग इफेक्टिव प्लान्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें पॉलिसी बनाना है। कैसे हमें पॉलिसी बनाना होगा बिजनेस का, जिससे हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सके और उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। हेल्प्स इन कॉपरेट विथ रैपिड चेंजेस। बिजनेस का इन्वायरमेंट हमेशा डायनेमिक होता है, तो हमें अडेप्शन का जो टेक्निक है वो आना चाहिए, मतलब अवेयर होना चाहिए कि कौन सा अभी चल रहा है मार्केट में ट्रेंड। अगर 5G आप फोन चल रहा है तो आपको भी 5G फोन के पे मतलब आपका बिजनेस रन करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4G फोन चल रहा है और आप 3G पे ही चल रहे हो। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी अडेप्शन है, जो टेक्निक्स है, अडेप्शन क्विकली आपको आना चाहिए, ठीक है। मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करने आना चाहिए आपको। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट हमें परफॉर्मेंस जो है बिजनेस का उसमें भी हेल्प करती है। इम्प्रूव एफिशिएंसी, जो बिजनेस का एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव करती है। प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो हमें बिजनेस बताती है इन्वायरमेंट, ठीक है। इट हेल्प्स इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है हमारा वो हमारा सर्वाइवल में भी हेल्प करती है, ग्रोथ में भी।
Business environment awareness helps a business to survive in the long run and achieve sustainable growth in a competitive market. अब ये कैसे बताती है, जब आप मार्केट ट्रेंड देखोगे उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका बिजनेस जो है ऑटोमेटिक सरवाइव करेगा लॉन्ग टर्म में। आप जो जो आपका ट्रेंड चल रहा है और आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आपका बिजनेस ऑफ कोर्स चलेगा अच्छे से, ज्यादा लॉन्ग टर्म सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट हमें ये बताती है इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, 7 पॉइंट है हमारा, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट कंडीशंस। मार्केट की क्या कंडीशंस है वो हमें बिजनेस इन्वायरमेंट एनालाइज करवाती है। बिजनेस इन्वायरमेंट एनालाइज हेल्प्स फर्म अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर के क्या नीड्स हैं, क्या कंपटीशन है कंज्यूमर की, मार्केट में क्या कंपटीशन है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट को रन करना। दैट हेल्प्स बिजनेस इन्वायरमेंट। सपोर्ट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंजेस। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमारे इनोवेशन को इनकरेज करती है, न्यू प्रोडक्ट एंड बेटर सर्विसेज में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड नेचर एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब हम देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स है बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो एलिमेंट्स क्या है, देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके भी दो पार्ट्स हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट फर्स्ट है हमारा और सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, दैट इज कंट्रोल इन बिजनेस। एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज दैट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आएगी, कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी का मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, हायरार्की क्या है, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल हर जगह चलता है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कहीं और कुछ और स्ट्रक्चर चलता होगा। तो कॉर्पोरेट का जो कल्चर है बिजनेस इन्वायरमेंट के इंटरनल इन्वायरमेंट में आती है। क्वालिटी क्या हो, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या है, लेबर यूनियंस, फिजिकल रिसोर्सेज, दिस आर द कंपोनेंट्स और इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के भी दो पार्ट्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट जो इंडिविजुअल लेवल पे बताता है और मैक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है एज अ होल। ठीक है, मैक्रो इन्वायरमेंट सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक्स। जो सप्लायर्स होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल किसी पर्सन के बारे में बता रहा है कि कितना सप्लाई होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन में, कस्टमर कितने होंगे, तो ये माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है। इंटरमीडियरीज मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं, कंपटीशन मार्केट का, पब्लिक्स, ये सारे क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट है। मैक्रो इन्वायरमेंट एज अ होल जो हम पढ़ते हैं एग्रीगेट लेवल पे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, पॉलिटिकल, लीगल, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टेक्नोलॉजी, जो जो हम टेक्नोलॉजी अडेप्ट करते हैं मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ग्लोबलाइज होना चाहिए हमारा मार्केट, सोशो कल्चर सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होना चाहिए, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन जेंडर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए हमारी जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, नेचुरल एंड इकोलॉजिकल। ठीक है, अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है, दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज नॉन एज इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल, वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन अ कंपनी। जो वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज होते हैं जिसे हमने ट्रेनिंग दिया है, वो प्रोडक्टिविटी उनका इंप्रूव होगा कंपनी में। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे कंट्रोल में है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के, जो कंट्रोल बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है,
चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट और ऑपरेशंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने से हमारे बिजनेस को जो अफेक्ट पड़ता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी कब आएगी ये हमें नहीं पता होता। हम ट्रेनिंग जो दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, कौन सा क्वालिटी है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का, वो सब हमारे कंट्रोल में है। दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट वो होता है लाइक कस्टमर्स, पीपल हु बाय द फर्म्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो परचेज करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज वो होते हैं कस्टमर्स। एग्जाम्पल, राइजिंग डिमांड फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स। जब डिमांड जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स का डिमांड राइज हो गया तो ये किस में आएगा, कस्टमर्स में, मतलब कस्टमर ज्यादा आए। सप्लायर्स क्या होते हैं, पर्सन और फर्म्स दैट सप्लाई रॉ मटेरियल्स और इनपुट, जो सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स इनपुट। स्टील सप्लायर डिलेइंग डिलीवरी टू अ कार कंपनी, अगर स्टील सप्लायर जो है वो डिले करेंगे तो कार कंपनी को भी डिलीवर करने में थोड़ा डिले होगा, क्योंकि स्टील से ही मैन्युफैक्चरिंग होती है कार। तो ये था सप्लायर्स का एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स मतलब क्या होता है, अदर फर्म ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, दो मोबाइल ब्रांड है, एक ओप्पो का है और वीवो का है, दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों के फीचर्स कुछ कुछ सेम होते हैं, प्राइस भी सेम होते हैं। तो ये दो फर्म्स होती है और सिमिलर प्रोडक्ट अगर ऑफर करती है तो वो क्या बोलते हैं, उसे हम कॉम्पिटिटर्स। मार्केट इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, एजेंसी दैट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। ऐसी एजेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन में हेल्प करती है वो होती है हमारे इंटरमीडियरीज, और यू कैन से ब्रोकर्स। रिटेलर्स सेलिंग प्रोडक्ट टू फाइनल कंज्यूमर्स। पहले हमारा होलसेलर होता है, फिर हमारा रिटेलर होता है, देन फाइनल कस्टमर के पास हमारा प्रोडक्ट पहुंचता है। तो जो बीच में रिटेलर है दैट इज नॉन एज मार्केट इंटरमीडियरीज, और यू कैन से ब्रोकर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक, ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटीज, जो बिजनेस एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर रही है, जो अफेक्ट कर रही है। मीडिया अफेक्टिंग अ कंपनीज इमेज थ्रू न्यूज। मीडिया जो है वो एक कंपनी का इमेज डाली है न्यूज़पेपर में, तो वो क्या है, पब्लिक है। मतलब वो एक बिजनेस एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर रही है ग्रुप में, ठीक है। तो ये सारा क्या था हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स। अब हम देखेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट भी पार्ट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सबसे पहले देखते हैं हम। इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होता है जो हमारे बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करता है, दैट इज नॉन एज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग कंज्यूमर परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई बढ़ेगा तो हमारा जो कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है, पहले वो एक चॉकलेट सपोज दैट 5 रुपीज में मिल रहा था, ठीक है, और वही चॉकलेट 10 रुपीज में मिल रहा है, तो आप कम लेने लगोगे। इन्फ्लेशन जब मतलब महंगाई जब बढ़ती है तो परचेजिंग पावर हमारी कम हो जाती है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। दैट इज नॉन एज इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो किस में आता है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स पॉलिसी चेंजेस अफेक्टिंग कंपनीज प्रॉफिट। पहले जीएसटी नहीं था, अब जीएसटी आ गया तो कंपनी की प्रॉफिट में बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल इन्वॉल्वमेंट। सोशल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, जो सोशल वैल्यूज हैं, जो कल्चर है, लाइफस्टाइल है पीपल के, वो हमारा सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं वो सोशल इन्वॉल्वमेंट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड। मतलब पहले लोग उतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, मैगी सबको पसंद है, बट अब आटा मैगी सब डिमांड करने लगे हैं, ऑर्गेनिक फूड का ज्यादा डिमांड हो गया है। तो ये सोसाइटी नॉर्म्स वैल्यू के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दैट इज सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी चेंजेस अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग।
मतलब जो टेक्नोलॉजी के चेंजेस से हमारा प्रोडक्शन और मार्केटिंग में इफेक्ट आ रहा है वो होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स रिप्लेसिंग कैश। ये एक डिजिटल पेमेंट जब से आया है, जब हम पेटीएम यूज करने लगे हैं तो हमारा कैश रिप्लेस हो गया है। अब हम कैश ट्रांजेक्शन बहुत कम करते हैं, फोन निकालते हैं और पेमेंट कर देते हैं आराम से। अगर आप कैश नहीं भी रखे हो, आपके हैंड में कैश नहीं है, तो आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो फोन से। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई है, वही हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, दैट इज नॉन एज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट मतलब लॉ एंड रेगुलेशन गवर्निंग बिजनेस। जो हमारा लॉ एंड रेगुलेशंस है, जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रही है स्मूथली, दैट इज नॉन एज लीगल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंश्योरिंग कस्टमर राइट्स। कस्टमर के जो 6 राइट्स हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू वर्ड, वो सारे राइट्स जो है मिले हैं हमें, उससे हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है। दैट इज लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब ये क्या होता है? ये होता है नेशनल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन अफेक्टिंग बिजनेस। जो हमारा नेचुरली इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज नॉन एज इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पॉल्यूशन कंट्रोल्स लॉ फोर्सिंग फैक्ट्रीज टू अडॉप्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस। पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ है, वो फैक्ट्री को फोर्स कर रही है कि वो ग्रीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, मतलब ऐसी चीजें यूज करें जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हो। लाइक पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता रही हूँ, पहले हमारा व्हीकल चलता था जो पेट्रोल, अभी भी चल रहा है, बट अब एक व्हीकल आया जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है हमारा, उसमें पॉल्यूशन बहुत कम आता है और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ है। तो ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल फोर्स करती है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, जो हमारे कंडीशन, इन्वायरमेंट कंडीशन के लिए अच्छा है। दैट इज नॉन एज इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के भी 3 टाइप्स हैं: इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक की पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है? जो जीडीपी, जीएनपी, बीओपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सारे जो कंडीशंस हैं, ये क्या है? इकोनॉमिक की कंडीशन। जब इन्फ्लेशन हो रहा है, हमारा महंगाई बढ़ रही है, पॉवर्टी, गरीबी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, पर कैपिटा इनकम, ये सारे क्या है? इकोनॉमिक के कंडीशन है। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो फिस्कल पॉलिसी में आती है। मॉनेटरी पॉलिसी, जो हम सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशन refers to the prevailing economic situation of a country at a particular time which directly affects business operation. इकोनॉमिक कंडीशन वो सिचुएशन होता है जो हमारे पर्टिकुलर टाइम में जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशन। क्या क्या इकोनॉमिक कंडीशन है? नेशनल इनकम, हायर नेशनल इनकम इंक्रीजेज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमारा नेशनल इनकम ज्यादा होगा तो हम गुड्स एंड डिमांड का, सर्विसेज का डिमांड इंक्रीज करेंगे। लो इनकम रिड्यूसेस परचेजिंग पावर। अगर आपका इनकम कम होगा तो आपका परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जब आपका प्राइस लेवल मतलब महंगाई हो गई तो क्या होगा? आप जो डिमांड है आपका वो कम हो जाएगा। हाई इन्फ्लेशन इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया, तो आपका डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट इंकरेज इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंटरेस्ट रेट।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर हायर एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम हमारी बढ़ेगी और हम डिमांड भी ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस मार्केट डिमांड। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा मार्केट में तो मार्केट डिमांड भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इंडिकेट्स इकोनॉमिक हेल्थ। जीडीपी अगर इंक्रीज करेगी तो हमारी इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी है, ये इंडिकेट्स करती है। हाई ग्रोथ क्रिएट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर ग्रोथ बिजनेस इकोनॉमिक में ज्यादा है तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज करती है, ठीक है। इकोनॉमिक की पॉलिसीज कौन कौन सी है? इकोनॉमिक पॉलिसीज आर गवर्नमेंट डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजी। जो डिसीजंस होते हैं, जो स्ट्रैटेजी होती है, जो रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, जिससे हमारा बैलेंस ग्रोथ हो पाता है इकोनॉमी में, दैट इज नॉन एज इकोनॉमिक पॉलिसी। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। फर्स्ट इज फिजिकल पॉलिसी, सेकेंड इज मॉनेटरी पॉलिसी, एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फोर्थ इज ट्रेड पॉलिसी, फिफ्थ इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा फिजिकल पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, जो टैक्स है हमारी, वो फिजिकल पॉलिसी पे आती है, ठीक है। अफेक्ट डिस्पोजेबल इनकम एंड डिमांड। एग्जाम्पल, रिडक्शन इन इनकम टैक्स इंक्रीजेस स्पेंडिंग पावर। अगर इनकम टैक्स कम हो जाएगा तो हमारा जो स्पेंडिंग पावर है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, खर्च ज्यादा कर सकते हैं मतलब। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इट रेगुलेट, जब जो मनी सप्लाई करती है, कितना क्रेडिट देना है, वो कौन डिसाइड करती है? मॉनेटरी पॉलिसी। इंक्रीज इन रेपो रेट मेक्स लोन कॉस्टली। अगर हमारा रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो हमारा लोन कॉस्टली हो जाएगा। ये कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी। गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट, एक्सपेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या बताता है? कैसे हमें इंडस्ट्री को कैसे रेगुलेट करना है, क्या कैसे एक्सपेंशन करना है, कब स्टैब्लिश करना है, ये हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताती है, ठीक है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट को कंट्रोल जो करता है वो हमें ट्रेड पॉलिसी बताती है। कौन कौन सी टैरिफ लगेगी, कौन सा कोटा होगा, कौन कौन से बैरियर लगेंगे, दैट इज टेल ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी, जो 1991 में आई है, ठीक है। लिबरलाइजेशन क्या होता है? रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल्स। मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो कम हो जाता है लिबरलाइजेशन में, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा इंक्रीज करना रोल, मतलब जो गवर्नमेंट बैंक्स थे वो प्राइवेटाइज्ड हो गए हैं, वो सारे क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब अपने जो कंट्री है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करें और जो ट्रेड है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ट्रेड कर सको, ये होता है ग्लोबलाइजेशन। एग्जाम, एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडियन मार्केट्स, ये क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। Economic system refers to the method by which resources are earned and controlled and used in an economy. जो resources हैं, जो कंट्रोल और यूज हो रहे हैं इकोनॉमी में, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। कौन कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है उनका, और मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होते हैं, मतलब उनका गवर्नमेंट का रोल कम होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, और मेन मोटिव होता है उनका प्रॉफिट, ठीक है। एग्जाम्पल, यूएसए जो है, यूएसए कंट्री, वो वहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है, उनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर एंड सेंट्रल प्लानिंग। एग्जाम्पल, फार्मर, यूएसएसआर, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सा होता है? जहां पे पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, मतलब दोनों बैलेंस्ड अप्रोच है।
गवर्नमेंट की भी रोल है और प्राइवेट की भी रोल है सेक्टर की। तो दैट इज इंडिया। इंडिया जो कंट्री है हमारा वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है और गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेरा एंड फेमा। फेरा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1973 में आई थी ये। फेमा कब आई थी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आई थी। मीनिंग क्या है इसका? लॉ एनेक्टेड टू रेगुलेट स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। जो फेरा आया था उनका मेन लॉ जो बना था वो उनका क्या था? वर्क रेगुलेट करना और कंट्रोल करना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को। ठीक है, फेमा का क्या काम था? मैनेज एंड फैसिलिटेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। मैनेज करना, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसे मैनेज करना। ठीक है, 1973 में हमारी फेरा आई थी और 1999 में हमारी फेमा आई थी और फोर्स कब हुई थी? 2000 में। ठीक है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बेस्ट और क्लोज एंड कंट्रोल इकोनॉमी। फेरा जो है कंट्रोल इकोनॉमी थी और क्लोज थी बेस्ड ऑन लिबरलाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। फेमा ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिसोर्सेस। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेस को कंजर्व करना, और इसका क्या था? मैनेजमेंट एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब मैनेज करना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। इसमें कौन से लॉ थे? क्रिमिनल लॉ, फेमा में सिविल लॉ। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव एंड कंट्रोलिंग नेचर था फेरा। ये क्या है? लिबरल था, मतलब इसमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थे फेमा में। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, प्रिज्यूम्ड गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट, मतलब गिल्टी प्रिज्यूम किया जाता था जब तक वो उसे प्रूव ना किया जाए। इसे प्रिज्यूम इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, जब तक गिल्टी प्रूव नहीं किया जाए तब तक इसे इनोसेंट माना जाता है फेमा में। ठीक है, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, रिजिड लॉ थे, और इसमें फ्लेक्सिबल एंड बिजनेस फ्रेंडली लॉ है। ठीक है, फेमा में इसमें जो पनिशमेंट था, वायोलेशन था, वो इम्प्रिजनमेंट था और हाई हेवी फाइन्स थे। इसमें क्या है? फेमा में मॉनेटरी पेनाल्टी है, इम्प्रिजनमेंट ओनली, पेनाल्टी नॉट पेड। अगर पेनाल्टी पे नहीं किया गया है तभी सिर्फ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, मतलब जेल। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल। ठीक है, नेचर ऑफ ऑफेंस, इसकी क्रिमिनल ऑफेंस थी और इसकी सिविल ऑफेंस थी। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, फेरा जो रिप्लेस किए फेमा। नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी के डिफरेंस। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। कंट्रोल, जो मनी सप्लाई कितना करना है, क्या क्रेडिट देना है, किसे देना है, ये कौन बताता है? मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है, और टैक्स कैसे लेना है, वो सब फिजिकल पॉलिसी बताती है। फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन मेंटेन करता है? फॉर्मुलेट आरबीआई, एंड फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस की स्टेबिलिटी हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, इंश्योर एडिक्वेट लिक्विडिटी। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं यूजीसी नेट में, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये लिखा हुआ रहेगा टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी होगा ऑप्शन में और फिजिकल पॉलिसी। तो आपको देखना, चूज करना है कि क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, फिजिकल पॉलिसी का क्या है ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीएसआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एंड एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मार्केट ऑपरेशंस। और फिजिकल पॉलिसी के क्या क्या है? टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजट, पब्लिक डेट, सब्सिडीज। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है इकोनॉमी में, फिजिकल पॉलिसी का डायरेक्ट कंट्रोल होता है ओवर इकोनॉमी।
फोकस क्या है इसका? मनी सप्लाई एंड क्रेडिट का अवेलेबिलिटी को चेक करना, और फिजिकल पॉलिसी की गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन देखना। टाइम लैग कंपेरेटिवली शॉर्टर टाइम होता है इसका। फिजिकल पॉलिसी का लॉन्गर टाइम के लिए होता है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबल नेचर है, और फ्लक्स जो फिजिकल पॉलिसी है वो लेस फ्लेक्सिबल है। इम्पैक्ट एरिया अफेक्ट्स बैंक, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लेशन। ये कौन किसको किसको अफेक्ट करती है? इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। मोर अफेक्टिंग कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी का अफेक्टिवनेस क्या है? वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, महंगाई को कंट्रोल करती है। फिजिकल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है। लार्जली फ्री फ्रॉम इन पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर से जो है मॉनेटरी पॉलिसी फ्री होती है, और ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड होती है फिजिकल पॉलिसी। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या? Industrial policy refers to government guidelines and strategy for development, regulations and control of industry in a country. कंट्री में इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, तो उसकी जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, कैसे हमें रेगुलेट करना है इंडस्ट्रीज को, कैसे डेवलप करना है, क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये हमें इंडस्ट्रियल की पॉलिसी बताती है। ठीक है। तो इवोल्यूशन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया। कब कब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। सबसे फर्स्ट पॉलिसी कब आई थी? 1948 में। उस टाइम मिक्स्ड इकोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। ठीक है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी पॉलिसी आई थी? 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। ठीक है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी भी इस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट है हमारा रिकॉग्नाइज्ड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, और रिकॉग्नाइज हुई थी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इस टाइम में। नेक्स्ट पॉलिसी आई थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इनका मेन एम था सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को का एम था इनका। डोमिनेंट रोल था पब्लिक सेक्टर में, और इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम 1956 में आई थी। ठीक है। इस ड्यूरेशन में आई थी। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी हमारी 1977 में। उनका मेन मोटिव है स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री। इनका मेन एम्फेसाइज था। ऑब्जेक्टिव था इनका एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और डिसेंट्रलाइजेशन करना। मतलब किसी एक पर्सन पे उनका मेन डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए थोड़ा थोड़ा रोल। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। उनका फोकस है प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में और मॉडर्नाइजेशन में। ये दोनों सेक्टर को जो है सपोर्ट करती थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को। ठीक है। और जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, उस टाइम हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने पहले डिस्कस किया है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट का लेस मिनिमम रोल। प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। ठीक है। अबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग 1991 में हुई थी। इंकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कंपटीशन। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कंपटीशन को इंकरेज किया गया था 1991 में एलपीजी पॉलिसी के टाइम में। ठीक है। अब हम देखेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देयर आर टू टूल्स, टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स वो टूल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को। यूज टू कंट्रोल ओवर ऑल मनी सप्लाई। जनरल क्रेडिट कंट्रोल। फर्स्ट है हमारा बैंक रेट, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। ठीक है। आरबीआई जो बैंक को देती है रेट, वो होता है हमारा बैंक रेट। रेपो रेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट होता है। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई बोरो फ्रॉम बैंक। जो आरबीआई बैंक से लेती है उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई बैंक को देती है तो बैंक रेट, और आरबीआई जब बैंक से लेती है, बोरो करती है, तो वो रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व विद आरबीआई। जब कुछ प्रोपोर्शन जो है आरबीआई को कैश रिजर्व रखना होता है, तो वो होता है सीआरआर। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो लिक्विड एसेट है वो हम कुछ डिपॉजिट करवाते हैं रिजर्व बैंक में,
दैट इज SLR। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? जब हम बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं सिक्योरिटीज को, वो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव टूल्स। कौन कौन से क्वालिटेटिव टूल हैं जो हमारे क्रेडिट कंट्रोल को हेल्प करते हैं? यूज टू कंट्रोल यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट रेशनिंग, लिमिट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में लिमिट जो लगाती है वो कौन करती है? क्रेडिट रेशनिंग। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेक्टर वाइज कंट्रोल, मतलब किसे कितना लोन देना है, वो क्या है? क्वालिटेटिव टूल्स। मोरल सुएशन, आरबीआई की जो पर्सुएशन है वो कौन बताती है? मोरल सुएशन। पेनाल्टीज क्या लगेगी आरबीआई में, वो कौन बताता है? डायरेक्ट एक्शन। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ये सारे क्या है? क्वालिटेटिव टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के। ठीक है। अब हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एक और एक्ट आई थी 1986 में, उसे रिप्लेस किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लॉ बोलती क्या है? The Consumer Protection Act 2019 is a law enacted to protect the rights and interests of consumers and to provide a simple, speedy and effective grievances redressal mechanism। इसका मतलब ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है और उन्हें मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ग्रीवियंस का मतलब होता है जो सॉल्यूशंस है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है कंज्यूमर को, उसे सॉल्व करती है। ठीक है। ये होता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मीनिंग। ठीक है। इन्फोर्स कब हुई थी? 20 जुलाई 2020 में। क्वेश्चन आ सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आई थी? 20 जुलाई 2020 में। ठीक है। रिप्लेस कौन किया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को ये रिप्लेस की थी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कुछ भी गलत हो रहा हो, प्रोटेक्ट तो कौन प्रोटेक्ट करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योर करती है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्विक रिडरेशन ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स, कोई भी कंप्लेंट्स आती है तो क्विक रिडरेशन मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। स्ट्रेंथन कंज्यूमर्स राइट इन ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं उसमें भी हेल्प करती है। ठीक है। तो कंज्यूमर्स होता क्या है? हु इज अ कंज्यूमर? Consumer is a person who buy goods or hire services for consideration, including online and e-commerce transaction, but not for resale or commercial purpose। मतलब जब आप गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हो उसके बदले में आप कुछ दे रहे हो, मतलब कंसिडरेशन दे रहे हो, तो इंक्लूडिंग ऑनलाइन, या फिर आप ऑनलाइन लिए हो या फिर ऑफलाइन लिए हो, उससे वो सारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 एक्ट में आता है, जो रीसेल पर्पस पे ना हो। ठीक है। तो वो कंज्यूमर वो होते हैं जो हम गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं, जो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। ठीक है। कंज्यूमर के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी हजार्डस गुड्स है वो उससे प्रोटेक्शन दिलाती है। राइट टू सेफ्टी। राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब आपका अधिकार है। राइट मतलब होता है अधिकार है आपका कि आप क्वालिटी चेक करो, अपने जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसका प्राइस देखो, क्वांटिटी देखो, उसके अकॉर्डिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है या फिर नहीं। राइट टू चॉइस, आप चॉइस मतलब चूज कर सकते हो आप प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब शॉपकीपर बोल दिया कि आप ये प्रोडक्ट लो, ऐसा नहीं है। आपको जो प्रोडक्ट पसंद है वो आप चूज कर सकते हैं। दैट इज राइट टू चॉइस। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर इंटरेस्ट टू बी कंसिडर्ड, मतलब जो शॉपकीपर है उसको आपका इंटरेस्ट कंसिडर्ड करना होगा। ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल, कंपनसेशन अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब अगर आपको कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट मिल गई है या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है वो मिल गई है, तो आपको उसके बदले कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है। ये राइट है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अवेयरनेस ऑफ राइट एंड रेमेडीज, आपको पता होना चाहिए हमारे सीसीपीए मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कौन कौन सा राइट है जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर के को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम होता है, डिस्ट्रिक्ट में, नेशनल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे। ठीक है।
तो फर्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। मतलब अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कुछ कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो कौन सॉल्व करता है? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है। कंपोजिशन क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होता है, अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए वही प्रेसिडेंट होते हैं। मेंबर्स कितने होते हैं? एटलीस्ट 2 मेंबर्स, 2 मेंबर होने चाहिए, उसमें से एक वुमेन होना चाहिए। वुमेन मस्ट बी वन ऑफ हुम मस्ट बी अ वुमेन, उसमें से एक कंपलसरी वुमेन होना। ठीक है। की पॉइंट्स है हमारा, प्रेसिडेंट्स हेड्स द कमीशन, मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। डिसाइड्स लेस केसेस ऑफ लोअर वैल्यू एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट है हमारा स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। जो भी स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है कंज्यूमर को तो वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सॉल्व करती है। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जो जज होते हैं हाई कोर्ट के। और इसमें क्या होता है? 4 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए, उसमें भी एक वुमेन कंपलसरी है। ठीक है। हियर्स अपील्स अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑर्डर्स। ठीक है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्या होता है? जो कंट्री में हुई है तो वो नेशनल लेवल पे चेक होती है। ठीक है। प्रेसिडेंट अ पर्सन हुई हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है। इसमें भी क्या है? मेंबर्स 4 होने चाहिए एटलीस्ट, और वन ऑफ होम मस्ट बी अ वुमन। मतलब एक वुमेन होनी चाहिए सब में, ये कंडीशन कंपलसरी है। ठीक है। एपेक्स कंज्यूमर बॉडी इन इंडिया है ये। हियर अप्रियल्स अगेंस्ट स्टेट कमीशन ऑर्डर्स। सीसीपीए, कंपोजिशन ऑफ सीसीपीए। सीसीपीए मतलब होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो सेंट्रल लेवल पे होता है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स एंड गवर्न फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो अथॉरिटी है वो प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर के राइट्स को, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उसे सॉल्व करती है। ठीक है। क्या क्या कंपोजिशन है, मतलब कौन कौन होते हैं सीसीपीए में? 2 चीफ कमिश्नर होते हैं और 2 कमिश्नर होते हैं, एक गुड्स के लिए और एक सर्विसेज के लिए। ठीक है। अब हम इन ब्रीफ समझ लेते हैं क्या क्या पढ़े हम। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज। स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट जज। नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट जज। एंड सीसीपीए में चीफ कमिश्नर। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, स्टेट कमीशन में मिनिमम 4, नेशनल कमीशन में भी 4 एंड सीसीपीए में 2 कमिश्नर होने चाहिए। ठीक है। वुमेन मैंडेटरी है नेशनल कमीशन में, स्टेट कमीशन में भी मैंडेटरी है, नेशनल कमीशन में भी मैंडेटरी है, सीसीपीए में स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन जुडिशियल बॉडी है, सीसीपीए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब आपके जो डिस्प्यूट्स है उसे रिड्रेस करती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अपील प्लस ओरिजिनल केस देखती है स्टेट और नेशनल कमीशन। और सीसीपीए क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है और पेनाल्टी फाइन करती है। ठीक है। एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग है क्या? नीति आयोग के बारे में आपने बहुत सुना होगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो रिप्लेस की है प्लानिंग कमीशन को 1950 से। हम थिंक टैंक बोलते हैं। इट इज द पॉलिसी ऑफ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, थिंक व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर थिंक टैंक। तो बहुत सारा ऑप्शन होगा, उसमें आपको चूज करना होगा नीति आयोग। ठीक है। So it provide a governments of India that provides strategic and technical advice for economic and social development. Established कब हुई है? 1 जनवरी 2015 में, और प्लानिंग कमीशन को ये रिप्लेस की है। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फॉर्मुलेट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करना, और थिंक टैंक जैसा एक्ट करना। मतलब ये फंड एलोकेट नहीं करती है, एज अ थिंक टैंक वर्क करती है नीति आयोग। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, चेयरमैन। गवर्नमेंट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वाइस चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। द बॉडी इंक्लूड्स फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो यूनियन मिनिस्टर्स। ठीक है।
सीईओ अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सीईओ कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। और डे टू फंक्शन भी कौन ऑपरेट करता है? सीईओ। ठीक है, अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएसआर, जो हमें जानना चाहिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें भी जानना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? मीन्स द एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज, सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट बियॉन्ड मेयर प्रॉफिट मेकिंग। मतलब हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन हमारे सोसाइटी के लिए भी कुछ वर्क करना चाहिए, ये हमारे सीएसआर में बताया गया है। जो इथिकल ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए करना चाहिए, जो एम्प्लॉयज की क्वालिटी है लाइफ की, उसे इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो सीएसआर के ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्प्रूव सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, बिल्ड इथिकल एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस। मतलब कि जो आप बिजनेस कर रहे हो वो इथिकल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और इनहेंस कॉर्पोरेट इमेज एंड गुडविल। मतलब कॉर्पोरेट इमेज जो है आपका वो गुडविल का इनहेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन बताता है? सीएसआर। ऑब्जेक्टिव है सीएसआर का। ठीक है, क्या क्या पीलर्स है सीएसआर के? तो ये क्वेश्चन आता है सीएसआर का पीलर्स। फर्स्ट बॉटम में हमारा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, एफिशिएंटली होनी चाहिए। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ओबे लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस होना चाहिए। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या सही है क्या गलत है उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज प्रोडक्ट बना रहे हो आप और वो चिल्ड्रन के लिए अच्छा नहीं है तो आपको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो वैसे प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। सो जो बिजनेस है हमारा वो सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इथिकल होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। मतलब अगर आपका इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गया, आप प्रॉफिटेबल है आपका बिजनेस, आप लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, जो सही है बिजनेस के अकॉर्डिंग वो चल रहे हो, तो आपका फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आपका सब कुछ ये फुलफिल हो गया तो आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूशन करना है आप, उसके लिए भी एक लॉ है हमारा। प्रॉफिट हो गया आपका बिजनेस, तो सीएसआर इन इंडिया लीगल प्रोविजन क्या क्या है? कब आप सीएसआर में आते हो? अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135, सीएसआर इज मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनीज। सीएसआर बहुत सारी कंपनीज में मैंडेटरी है। कब है? जब आपका 500 करोड़ से नेटवर्थ ज्यादा है, आपका टर्नओवर सेल्स जो है 1000 करोड़ से ज्यादा है या इक्वल टू है, या फिर आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा है 5 करोड़ या इक्वल टू। ठीक है, तो आपको सीएसआर में खर्च करना होगा। सीएसआर एक्टिविटीज क्या होती है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। जो आपका प्रॉफिट है 3 साल का लास्ट 3 ईयर्स में, उसका कम से कम 2% एवरेज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको सीएसआर में एक्टिविटीज में देना होगा। सीएसआर एक्टिविटीज क्या होता है? गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है आप प्रॉफिट करो, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट, आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर आपका 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का आपको सीएसआर एक्टिविटीज में देना होगा। सीएसआर एक्टिविटीज का मतलब होता है जो एजुकेशन के लिए आप प्रोवाइड करो, जो पॉवर्टी, जो मतलब जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, जिससे जो लैक ऑफ एजुकेशन है, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उन्हें आप हेल्प करो। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में आप कुछ कंट्रीब्यूट करो 2%। हेल्थ केयर सैनिटेशन में, रूरल डेवलपमेंट मतलब कि जो विलेज एरिया उसमें डेवलपमेंट में आप हेल्प कर सकते हो। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में, वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस पे भी आप कर सकते हो। क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन पे भी आप वर्क कर सकते हो। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक मतलब एक प्रोविजन है हमारा जो कंपलसरी है। जब हम ये तीनों जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आप अगर इसमें आप इसके अंदर आते हो, आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको 2% एटलीस्ट नेट प्रॉफिट का लास्ट 3 ईयर्स का आपको सीएसआर एक्टिविटीज में देना होगा। एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, रूरल डेवलपमेंट में, ये सारी चीजों में, जिससे कि हमारा जो सोसाइटी है उसका भी
जो है कंट्रीब्यूशन अच्छा हो, हमारा सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। सीएसआर कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि कितने डायरेक्टर्स होते हैं, स्टेटमेंट वाइज आ सकता है क्वेश्चन, और ऑलरेडी आ चुका है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं हमारे सीएसआर कमेटी के, उसमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। ठीक है। फॉर्मुलेट सीएसआर पॉलिसी एंड मॉनिटर्स इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है। बेनिफिट क्या क्या है सीएसआर के, इससे क्या होता है, हमारा ब्रांड का जो हमारा जो इमेज है, रेपुटेशन है, वो इम्प्रूव होता है, आपका कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, एम्प्लॉय मोरल, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनका, उन्हें अच्छा लगता है कि आप ये सब एक्टिविटीज में कर रहे हो, उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए सीएसआर हेल्प करती है, रिड्यूस सोशल एनवायरमेंटल रिस्क, रिस्क जो है हमारा एनवायरमेंटल और सोशल उससे कम होता है। चैलेंज क्या क्या है हमारे, लैक ऑफ सीएसआर अवेयरनेस, चैलेंज ऑफ सीएसआर क्या क्या है, मतलब बहुत सारी कंपनीज है उन्हें ये भी नहीं पता कि सीएसआर क्या होता है, तो ये सारे अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है, मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कम है, तो ये सारी चीजें थी जो सीएसआर के बारे में था। आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।